उपचुनावों के शतरंज में कोई टेढ़ी चाल चल रहा है, कोई सीधी, कोई एक खाने पर, कोई ढाई चाल। हालांकि प्यादा कौन हो जिस पर रण जीतने का दारोमदार डाला जाए, ये बीजेपी और कांग्रेस तय नहीं कर पाई है। इधर छोटे दल फुल फ्रंट फुट पर आ गए। बीएपी ने तो 2 सीटों पर सलुंबर और 84 में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। कांग्रेस कह रही थी आलाकमान तय करेगा, वो जब करता तब करता। बीएपी ने अपने प्यादे को रणनीति पर लगा दिया। अब कांग्रेस प्यादा उतारेगी, नहीं उतारेगी, या उतार कर फिर नाम वापस ले लो वाला एपिसोड रिपीट करेगी, ये वक्त बताएगा। बीजेपी प्रत्याशी उतारेगी तय है, पर कब और किसे, ये भी वक्त बताएगा। ये तो तय है कि बीएपी सबसे आगे चल रही है, आप सभी सोच रहे हैं, और वो चल भी चुके हैं। रेस में स्टार्ट मायने तो रखता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारीक जी हैं, और बीएपी से मेरे साथ उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं प्रोफेसर जितेंद्र मीना। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। लक्ष्मीकांत जी, देखिए, कॉन्फिडेंस तो दिखा रही है बीएपी। अब खास बात क्या है कि ये वो इलाका है जहां पर आप अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर नसीब में हार झेल चुके हैं। अब ब्रह्मास्त्र के बाद तो कुछ बचता ही नहीं, तो उस इलाके में करेंगे क्या आप? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी ने आज अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार माहौल बना हुआ है, उससे सलम्बुर और 84 भी अछूता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव लड़ती है कि किसी राजनीतिक दल को चुनाव हराना है, क्योंकि जो दूसरे दल हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से जुड़ेंगे तो कहेंगे हमारा एक बात लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की राजनीति दूर करना, उनको चुनाव हरवाना। अन्य दलों कार्यकर्ता भी आएंगे, माननीय प्रोफेसर साहब बैठे हैं, बड़े विद्वान व्यक्तित्व के धनी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बाप के, वो भी कहेंगे अभी कि हमारा उद्देश्य केवल यही है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हम हराएं और भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रत्याशी वहां पर नहीं जीते। हमारा उद्देश्य दूसरा है। क्या है? भारतीय जनता पार्टी का सोच है उस क्षेत्र का समग्र विकास हो सके, उस क्षेत्र की जनता को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, उस क्षेत्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा सके, उस क्षेत्र की सड़क अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो और स्वास्थ्य अच्छा हो। आपके पास कोई नाम नहीं है, कोई आपके पास कोई पर्सन नहीं है हो सके और एक अच्छे नहीं, 2 सेकंड लक्ष्मीकांत जी, देखिए, आपने कहा कि जो कुछ भी विकास चल रहा है उससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, तो फिर कॉन्फिडेंस कहां है? प्रत्याशी क्यों अब तक नहीं है मैदान में आपके? नामांकन तो शुरू हो चुके हैं साहब। देखिए, बीएपी पार्टी की आज हम बात करें तो बीएपी निश्चित रूप से प्रादेशिक पार्टी है, और प्रादेशिक पार्टी में एक क्षेत्र विशेष की पार्टी है, उनका अपना एक मापदंड, अपना एक दायरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, और राष्ट्रीय पार्टी साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका अपना आंतरिक सर्वे किया है। सर्वे के आधार पर 3 लेयर के सर्वे, और सर्वे के बाद समीक्षा, और समीक्षा के बाद दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति को उसको भेज दिया। सब तो पहले भी हो सकता था दिल्ली में इस बारे राजस्थान को लेकर चर्चा होगी, तो पहले भी हो सकता था लक्ष्मीकांत जी। देखिए, मुझे क्या लगता है कि आप पहले से उस क्षेत्र में एक बाहर से आए हुए नेता को लाते हैं, उसके बाद उसको लोकसभा के रण में उतारते हैं, और फिर जब आपका वो ब्रह्मास्त्र नहीं चलता है तो आप ये सोचते हैं कि अब हम कौन सा तीर निकालें। आप तो फंस गए। तो अब आपको ये पता ही नहीं है कि हमारे पास तीर कौन सा है जिसको हमें चलाना है। कहीं ये स्थिति तो नहीं है? नहीं, देखिए, तीर हमारे पास बहुत है। आप चाहे किसी भी तरह तोड़ मोड़ के मुझसे नाम पूछना चाहे, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, ये बात ध्यान रखें। और निश्चित मान के चलिए कि समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चयन समिति के द्वारा घोषणा निश्चित रूप जल्दी हो जाएगी। धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ लेकिन प्रत्याशी, देखिए, इतनी बात तो मानना पड़ेगी ना कि प्रत्याशी चयन में बीएपी से हम पिछड़ गए। ये तो फैक्ट है ना। ये पिछड़ा और अगड़ा नहीं है, यहाँ पर विषय इस बात का है कि बाप पार्टी का एक अपना दायरा है, उस दायरे सिमट कर उन्होंने अपनी पार्टी की चुनाव की घोषणा की, और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय व्यापक पार्टी है, उसका अपना एक दायरा है, उसकी एक संवैधानिक सीमाएं हैं, और बीएपी की अपनी संवैधानिक सीमाएं हैं। सभी सीमाओं में रहकर अपना निशाना साधने पर आते हैं। राजस्थान के उपचुनाव को लेकर लक्ष्मीकांत जी, जब बीएपी पर निशाना साधने में आते हैं, चुनाव के उम्मीदवार की घोषणा हो जाए, जब आप बीएपी पर निशाना साधने में आते हैं तो आगे पीछे का कुछ नहीं देखते आप मन्ना लाल रावत जी तो ये कह देते हैं कि बीएपी बाघ लेकर तो नहीं आ गई, पता लगाओ लोगों को मारने के लिए। तो जब निशाना साधना हो तो आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, और जब कॉम्पिटिटर मानना हो तो कहना है कि बीएपी तो प्रादेशिक है।
देखिए, मैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों से सहमत नहीं हूँ। व्यक्तिगत रूप से किसी ने क्या कहा इस बात पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। अरे भारतीय आपके जनता पार्टी सांसद हैं, अपना व्यक्तिगत वक्तव्य क्या, मैं आपके बात कर सांसद सकता हैं, हूँ बीजेपी सांसद कि है हर मन्नालाल पार्टी का रावत। अपना दायरा और पार्टी अपना अपना काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, बीएपी अपना काम कर रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की विचारधारा अपना काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर मानना कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है, अपने कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है, और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम सामूहिक निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं, वही निर्णय करने वाले हैं। नहीं, मैं वो समझ रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि किसी के व्यक्तिगत मतलब क्या होता है। मन्नालाल रावत तो आपके सांसद हैं भाई, बीजेपी के सांसद हैं। देखिए, भाजपा के साथ है, लेकिन किसी ने किस प्रकार की टिप्पणी उन पर किस शब्द और किस समय को लेकर की, मैं उस पर आज उस टिप्पणी पर विचार करूं, बात करूं, तो न्यायोचित नहीं है। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है इलाके में आपके लिए कोई जगह बची है अभी अब भी? निश्चित रूप से सातों सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। अरे अतिशयोक्ति नहीं है, किसी एक भी जगह प्रत्याशी आप घोषित ना करो और बोलो कि आप हमें कॉन्फिडेंट समझो। अरे समय अभी अभी चुनाव में समय खत्म, नामांकन की सीमा समाप्त हो गई क्या? नहीं, नहीं। अभी शुरुआत हुई है, शुरुआत अच्छा, तो देखिए, रणनीति के तहत शुरुआती अंतिम दिन हुई कर रहे है। हैं ताकि सामने वाले को तैयारी का मौका ही ना मिले, ये पता ही ना चले हमारा कॉम्पिटिटर कौन है। क्या बात है। देखिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, चुनाव में बीएपी की अपनी रणनीति है, कांग्रेस की अपनी रणनीति ठीक है, है। सब अपनी अपनी रणनीति से काम करते हैं। ये चुनाव के अंदर युद्ध में यदि सामग्री की संपूर्ण व्यवस्था और सागर साथ भंडारण खोल के सामने वाले सामने रख दिया जाए, ठीक तो है। शायद उस युद्ध का और उस चुनाव का मजा नहीं आता। ठीक है। तो निश्चित रूप से संभावनाएं लगातार बनी हुई ठीक है, है। और संभावनाएं कभी राजनीति में क्षीण नहीं होती, लेकिन ऐसी तो हमारा संभावनाओं के आधार पर राजनीति चलती है। ठीक है। प्रोफेसर जितेंद्र मीना, मैं आपको डिबेट में शामिल कर रहा हूं। अनुश्री शर्मा भी मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जुड़ चुकी हैं। अनुश्री, स्वागत है आपका भी समाचार प्लस पर। जितेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस से कोई बात चल भी रही थी या नहीं चल रही थी, या क्या था? शुरू से ये गठबंधन रहा है या गांठ बंधन रहा है? जी स्वप्निल भाई, जहां तक गठबंधन की बात है, हाँ। तो उपचुनाव के अगर हम उस पर बात करें तो कांग्रेस के साथ कोई बातचीत हुई नहीं। ऐसा कोई प्रपोजल कांग्रेस की तरफ से हमें नहीं मिला जिसमें कि गठबंधन की कोई चर्चा हुई हो। और अगर हम लोग पूर्व में भी देखें तो लोकसभा चुनाव में भी आप देखेंगे तो वहां भी गठबंधन नहीं, वहां पर भी कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया था। वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी मौजूद था नहीं लोकसभा नहीं, में, लेकिन राजकुमार राउत ने उन्होंने, पब्लिकली कांग्रेस क्योंकि से कहा था हमें उनके यहाँ समर्थन से दो। एक नेता जो है बीजेपी में चले गए थे, तो इसलिए उन्होंने समर्थन दिया और उसका हमने शुक्रिया अदा किया। और इससे पूर्व में भी देखें तो 2023 में भी आप देखेंगे लोग विधानसभा चुनावों के दौरान, तो वहां पर भी हम लोगों ने स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ा था। हमें गठबंधन को लेकर के कोई चर्चा कांग्रेस के साथ हमारे नेताओं की जो है नहीं हुई। नहीं, लेकिन जितेंद्र भाई, आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन राजकुमार रोत ने पब्लिकली कांग्रेस से समर्थन मांगा था, जिसके बाद कांग्रेस ने समर्थन दिया था। ये भी बातचीत का एक तरीका ही होता है ना, तो हम तो उसको गठबंधन मान के ही चले, क्योंकि चुनावों में नतीजों के बाद खुद राजकुमार रोत ने कहा ये गठबंधन की एक तरह से जीत है। INDIA को लेकर उन्होंने कहा। देखिए, ये बिल्कुल ठीक, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया। गठबंधन और समर्थन एक दो डिफरेंट टाइप से चीजें, अगर टेक्निकली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जहां तक समर्थन मांगने की बात है, तो चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस से दूसरी तरफ प्रत्याशी गए थे और जिस तरीके का स्थिति थी, और उस समय की जो सबसे बड़ी जरूरत थी बीजेपी को बागड़ में रोके, उस तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी को बागड़ में आप ही रोक सकते हैं, कांग्रेस नहीं रोक अगर सकती? हम लोग स्वप्निल भाई अगर देखें ये उपचुनावों के दौरान, तो गठबंधन को लेकर के कांग्रेसी नेताओं के साथ हमारे नेताओं की कोई चर्चा नहीं। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, बीएपी को ऐसा क्यों लगता है कि वागड़ में अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वो बीएपी ही है, कांग्रेस नहीं है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो पिछले 15-20 सालों में देखेंगे तो लगातार कांग्रेस बागड़ में खास करके आदिवासियों के बीच में जो अपना जनाधार है वो खोती जा रही है, और उसके बहुत सारे रीजन, और कांग्रेस ही नहीं बीजेपी भी लगातार जनाधार खो रही है, उसके बहुत सारे रीजन है। उसमें आप देख लीजिए लगातार जो आदिवासियों के ऊपर हमले हुए हैं, और ये सिर्फ बागड़ में नहीं पूरे आदिवासी बेल्ट में देख लीजिए, तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीनें लगातार देखेंगे बागड़ के पूरे इलाके को मिलाकर, तो कांग्रेस और बीजेपी के ठीक ठाक नंबर्स आ रहे हैं, ठीक ठाक चेहरे भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए वागड़ में उदयपुर जोन भी आ जाता है और भी जगह आ जाती हैं। अच्छा, दूसरा ये कि क्या अभी आपको कांग्रेस से समर्थन नहीं चाहिए?
नहीं, समर्थन चाहिए नहीं चाहिए ये तो एक दूसरी डिबेट हो जाएगी, लेकिन जहां तक गठबंधन की बात हुई है, अगर बीजेपी को, कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी को हराया जाए, तो अब जैसी स्थिति हम लोगों ने डूंगरपुर बांसवाड़ा के चुनाव में देखी थी, वैसा ही जो है रणनीति कांग्रेस को फरासी और सलूमर में भी अपनानी होगी, नहीं तभी जाकर के हरा दो सकते हैं सेकंड, दो बीजेपी को, सेकंड, दो अगर इस सेकंड, इलाके दो में बात सेकंड, करें दो सेकंड, दो तो सेकंड। ये अलग। जितेंद्र भाई, दो जी सेकंड। जी। अव्वल तो ये कि आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस बाहर से समर्थन देना चाहती है तो दे दे, हम आपसे दोस्ती करने में इच्छुक नहीं है। क्या ऐसा है? ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि जितेश कटारा जी तो पिछली बार भी उम्मीदवार थे, वो तो हारे हैं, तो वहां पर तो आपको दोस्ती सोच लेनी चाहिए थी। बोले नहीं हम वहां हारे लेकिन वहां पर भी हम ही देखेंगे, ये तो दोस्ती का कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ। देखिए, एक चीज और देखिए स्वप्निल भाई, जब आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में हमने थर्ड पोल किया था, लगभग 52,000 वोटों के साथ हम थर्ड नंबर पर थे, लेकिन लोकसभा चुनावों के जब परिणामों को देखेंगे तो सलूमबर में जो हमारे प्रत्याशी उदयपुर सीट से लड़ रहे थे, उस समय हमारे वोटों की संख्या बढ़कर के 60,000 प्लस हो जाती है, और उसी समय पर सेम टाइम पर कांग्रेस के प्रत्याशी के जो वोट सलूमबर से मिले हैं उनकी संख्या हमसे पीछे है। विधानसभा में भले वो पर ये हमसे तो गजब का आप बात कर रहे हैं जितेंद्र भाई, 4 महीने लोकसभा बाद का जब लोकसभा क्षेत्र के बढ़ चुनावों जाता को है। देखेंगे, आप तो अगर अब विधानसभा ऐसी स्तर पर सिचुएशन में आकर देखेंगे तो विधानसभा स्तर पर आप थर्ड इसीलिए नंबर पर थे। इसीलिए जब हम लोग देख रहे हैं तो ये देखना होगा कि सलूमर के भीतर आज की तारीख में कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि वो बीजेपी को हरा पाए, स्थिति में है कि बीजेपी को हरा पाए। अरे पर सलूम्बर में जितेश कटारा ये थर्ड नंबर चीज पर भी थे। हम लोगों को देखनी है। जितेश कटारा थर्ड नंबर पर थे सलूम्बर में, लेकिन लोकसभा में बीजेपी सेकंड नंबर पे है सलूमर। तो ठीक आप उस गैप उस चीज को भी समझेंगे, वो लगातार कांग्रेस का जो ग्राफ है वो लगातार घटता जा रहा ठीक है, है। और आज की स्थिति आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बीजेपी उस स्थिति में है कि वो बीजेपी को सलूमर में हरा सकती है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है जितेंद्र भाई, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। अनुश्री को भी अब मैं डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। अनुश्री, दरअसल जैसे ही बीएपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया तो मुझे कांग्रेस के वो सारे रिएक्शंस याद आने लगे जिसमें हर किसी ने, जैसे अशोक गहलोत ने, टीकाराम जूली ने, सब ने कहा कि आलाकमान से बातचीत चल रही है, गठबंधन करना है। अरे अगर गठबंधन करना है या नहीं, ये बातचीत तो बीएपी के साथ होनी चाहिए थी ना। आप आलाकमान के साथ बात करते रहे, वहां पर बीएपी अपना काम करके चली गई। स्वप्निल जी, निश्चित तौर पर बीएपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जैसा कि मैं बता दूं, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी यही कहा है कि आलाकमान से बात चल रही है, तो बिल्कुल हमारी शीर्ष नेतृत्व पे बातचीत चल रही है। हालांकि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान रहा है, तो गठबंधन होगा या नहीं होगा ये शीर्ष नेतृत्व नहीं, पर बीएपी कह रही है कि गठबंधन था ही नहीं। बीएपी ने कहा कि गठबंधन की तो कभी बात ही नहीं हुई थी, वो तो आप लोगों ने समर्थन दे दिया। स्वप्निल जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जितना समझ पा रही हूँ गठबंधन था, समर्थन देना भी एक गठबंधन की श्रेणी में ही आता है। तो दूसरी बात ये कि अब गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ेगी दोनों सीटों पर। दोनों सीटों पर अगर कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस बीएपी के अगेंस्ट भी तो लड़ रही होगी ना, फिर वो गठबंधन कहां रहेगी? मैं वही बात समझाना चाह रही हूँ। बीएपी भी लड़ तो बीजेपी के अगेंस्ट ही रही है। अब गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। देखिए फिर अब होता क्या है ना अनुश्री, आप भी एक कार्यकर्ता है, पार्टी कार्यकर्ता है, आप इस बात को समझती हैं कि कार्यकर्ता के मोराल पर विपरीत असर पड़ते हैं। अब आप फाइनल मोमेंट पे कह दो कि जाओ भैया टिकट दे रहे हैं तुम्हें और जाके नामांकन कर लो, और वो भैया नामांकन करने जाएं, बाहर निकलें, थोड़ा सा प्रचार में लगे और आप कहें काम करो नामांकन वापस ले लो। ये एपिसोड अगर दोबारा रिपीट हुआ तो कांग्रेस पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप समझ रही हैं इस बात को ना? देखिए, परिवार में जो आपसी नाराजगियां हैं वो चलती रहती है, लेकिन इस चीज को मैं इस तरीके से भी लेती हूँ कि जब संगठन को एक साथ मिलकर लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में लड़ना है, तो उस स्तर पे मानना भी पड़ेगा, और जो भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। नहीं, तो एक बात बताओ, जब बीएपी तो अपना प्रत्याशी उतार चुकी है और वो नाम तो वापस लेने वाले हैं नहीं। अब कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब दो प्रत्याशी मिलकर बीजेपी के अगेंस्ट उतरे और दोनों अपने अपने वोट ले लेंगे, तो फायदा किसको मिलेगा? अभी स्वप्निल जी, ये बात तो मैंने कही नहीं ना कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। मैंने कहा कि अभी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारा लोकसभा अच्छा, चुनाव प्रदेश पार्टी प्रदेश स्तर पर कांग्रेस क्या चाहती है वो भी तो आलाकमान को अपना मूड बताएगी ना। क्या आलाकमान को वो ये बताएगी कि इस तरह से तो वो बार बार हमें थप्पड़ मारते रहेंगे और हम गांधी जी की तरह बोल देंगे लो हमारा दूसरा गाल आगे कर दिया? स्वप्निल जी, काफी बार अवगत कराया जा चुका है
और जो भी है वो शीर्ष नेतृत्व के निर्णय पे ही तय करेगा कि हमको गठबंधन आगे करना है कि नहीं करना है। तो प्रदेश कांग्रेस की क्या इच्छा है, वो आला कमान को क्या बता रहे हैं? स्वप्निल जी, प्रदेश कांग्रेस की इच्छा तो हालांकि हर पार्टी की इच्छा चुनाव जीतने की रहती है, कैलकुलेशंस देखनी पड़ती है, कहाँ किसकी मदद की जरूरत है, कहाँ किस सभी तरीके के समीकरण देखने पड़ते हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, अब मैं आ जाता हूं स्थानीय मुद्दों पर। आपने कहा कि स्थानीय मुद्दों के हिसाब से पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए लक्ष्मीकांत जी मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हाल ही में एक तबादला लिस्ट आती है और उस तबादला लिस्ट को आप वापस ले लेते हैं। अब हुआ क्या है, सलुम्बर से लेकर 84 तक हर आदिवासी एक स्वर में हर जगह यह बोल रहा है फिर हमारे इलाके की लिस्ट वापस क्यों नहीं हो सकती। ये वो सबसे करंट मुद्दा है जो वहां पर सबसे हॉट बना हुआ है। आप समझ रहे हैं, इस पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। स्थानीय बीजेपी नेता बगले झांक रहे हैं कि इस पर अब हम क्या कहें। चुनावी मुद्दा है ही नहीं। कैसे चुनावी नहीं है? मुद्दा विकास का मुद्दा हो सकता है। चुनावी मुद्दा रोजगार, जिस प्रकार से कांग्रेस के शासन काल में युवाओं का पेपर लीक के माध्यम खिलवाड़ किया गया था, वह मुद्दा है। मुद्दा इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पेपर आने के लीक बाद में तो आज भी मुख्यमंत्री कमेटी ने ने निर्णय जिस दे प्रकार रखा से है कि पेपर SI लीक पेपर माफियाओं के में खिलाफ कड़ी 50% कार्रवाई से की ज्यादा और धांधली पेट्रोल हुई है। दो मिनट अनुश्री जी, पेपर मैं अभी लीक फिलहाल मुद्दा है। बहुत लोकल। परीक्षा इस बात का है कि राजस्थान की अनुश्री जी, कानून व्यवस्था की स्थिति में कोटा में लगातार जिस सुधार तरीके हुआ से है। घिनौना मुद्दा काम ये हो रहा नहीं है, नहीं अनुश्री जी, चुप हो 2 मिनट जाए, 2 मिनट 2 मिनट बीच में बोलिए, आप नहीं डाले। नहीं अनुश्री जी 2 मिनट प्लीज रुक जाइए। मैं लक्ष्मीकांत जी, आप मेरी बात समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं। मोहतरम, आपने विनम्रता से अनुरोध नहीं करता हूं नहीं लक्ष्मीकांत जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। देखिए, आदिवासी होना सिर्फ एक पर्सन होना नहीं है, आदिवासी होना एक इमोशन होना भी है। और आप समझ रहे हैं, वो एक इमोशन है जो अपने साथ कई सारे इमोशंस के बुके को लेकर चलता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इस वक्त उस बुके में सबसे ज्यादा जो फूल निखर कर आ रहा है या जो फूल खिल कर आ रहा है बाहर, वो इस बात का है कि दूसरी जगहों पर अगर तबादले लिस्ट वापस हो सकते हैं तो हमारे इलाके के क्यों नहीं हो सकते। ये एक सेंटिमेंट है जो अपने आप में एक आग्नेय रूप लेकर रखा हुआ है इलाके में, अगर मैं आपको कहूं तो। और इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है कि हाँ कि ये वागड़ में हम क्यों नहीं कर सकते। हम उधर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे एक बड़े चेहरे ने कहा। आपने जिस विषय पर आप प्रकाश डालकर हमें सावचेत करने का काम किया, इसके लिए आपका साधुवाद तो धन्यवाद। ये विचार और ये बात आपके हमारे जहन में पहले से भी है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार एक मिनट हाँ। स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर हाँ। बड़ी गंभीरता विचार कर रही है। समय आने दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को आने दीजिए, उसके पश्चात विषय पर चर्चा होगी और बातचीत के आधार पर इसको चुनावी मुद्दा नहीं, ये चुनावी मुद्दा किसी स्रोत में नहीं बनेगा, ये बात तय है। वहां पर चुनाव का स्वयंभू हो या 84 हो, चुनावी मुद्दा विकास होगा। ये भारतीय जनता पार्टी रोकने का मुद्दा बिल्कुल नहीं होगा। पहली लक्ष्मीकांत भाई, विकास में सब चीजें होती हैं। मुद्दा होगा स्वास्थ्य, नहीं 2 सेकंड, विकास में सारी चीजें होती हैं। मुद्दा होगा वहां पर युवाओं के पेपर लीक के बाद युवाओं का किया गया खिलवाड़। 2 मिनट लक्ष्मीकांत भाई, मुद्दा होगा पेट्रोल डीजल पर रेट घटाने का काम। नहीं 2 सेकंड लक्ष्मीकांत भाई, देखिए मैं आपको एक और चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जब ये कह रहा हूं कि देखिए, विकास होने का मतलब यह है कि स्थानीय स्तर पर एक एक व्यक्ति को मजा आए। अगर तबादला हो रहा है और उसे मजा नहीं आ रहा और तबादला रुक रहा है और उसको मजा आ रहा है, तो वो तो उसी बात पर वोट डालेगा ना। देखिए, तबादलों की राजनीति कांग्रेस से समय हुआ करती थी जब माननीय मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब के समक्ष राजस्थान के शिक्षकों ने बिरला ऑडिट कार्यक्रम में कहा था कि किस प्रकार से हम तबादला करवाते हैं। लक्ष्मीकांत भाई, तबादला सीजन को तो आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया है। सामने आया था, जिस पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने कोई कार्रवाई की हो तो बता दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तबादला सीजन को तो आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया लक्ष्मीकांत जी। सरकार के समय उन्होंने अच्छे से काम कर पाया और किस सरकार के समय दलालियों काम चल रहा था, जो शिक्षा मंत्री के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समक्ष शिक्षकों ने पीड़ा का व्यक्त जयपुर के बिरला ऑडिट में किया था। तो उससे ज्यादा बड़ी बात तो शायद राजस्थान के इतिहास में शिक्षा की जगत में शिक्षकों द्वारा कही कोई बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो मेरा सीधे तौर पर मानना है कि इस बार का चुनाव आप जितना भी प्रयास कांग्रेस के लोग कर ले, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल विकास के नाम पर लड़ने वाला देखिए, चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी मैं एक बात बताना चाहता हूं। पिछले 11 महीनों में जिस प्रकार लक्ष्मीकांत जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देश के उन अगर हिस्सों की हम बात करें जो आदिवासी बाहुल्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ या झारखंड। छत्तीसगढ़ में स्थितियां विपरीत हैं, लेकिन आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आप देखेंगे तीसरे धड़े ने धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और वो आगे बढ़ती चली गई। आज बीएपी भी अपना एक्सटेंशन सोच रही है। बीएपी महाराष्ट्र में भी एक बार अपने आप की किस्मत ट्राई करके देखना चाहती है। बीएपी गुजरात के कुछ हिस्सों में ट्राई करती ही है। कल को हो सकता है वो छत्तीसगढ़ में भी जाए, हो सकता है वो झारखंड में भी जाए। उनका एक्सटेंशन प्लान उनका रहेगा। जितेंद्र जी को आप टीवी पर स्क्रीन पर ले लें। जितेंद्र भाई, देखिए, एक्सटेंशन सोचने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी आपसे भी तो एक दिन पूछेंगे कि आप एक बार सत्ता के साथ बैठकर भी देख चुके हो
और इलाके में विकास नहीं ला पाए, तो इंडिपेंडेंट किसी का साथ नहीं होकर विकास कैसे लाओगे? जी स्वप्निल भाई, पहले तो मैं जो हमारे पारिक साहब जिस बात की बात कर रहे थे कि हाँ। ट्रांसफर पोस्टिंग कोई मुद्दा नहीं है, उस पर मैं आपको बता दूं कि चुनाव की घोषणा के जस्ट एक दिन पहले और उस दिन सुबह सुबह में भी जो है बहुत सारी लिस्टें आई। उसमें एक लिस्ट जो वायरल हुई जिसपे बहुत सारी चर्चा हुई वो दौसा वाली लिस्ट थी, और उसमें भी आपने देखा होगा कि 40 लोगों के ट्रांसफर सूची में 28 नाम जो है मीणा समाज के थे। हाँ। और उस पर एक बड़ा बवाल मचा, और उसके बाद में उसको तुरंत जो है आनंद फानंद में इन्होंने देखा कि पॉलिटिकल नुकसान होते हुए देख इन्होंने तुरंत उसको रेक्टिफाई कर लिया, उसको रोक दिया गया। वहीं खास करके सॉरी जो उदयपुर संभाग की जो लिस्ट है, हाँ। उस लिस्ट में देखेंगे तो आप पाएंगे कि 90% जो ट्रांसफर हुए हैं वो भील समाज से आने वाले लोगों के नहीं, ट्रांसफर है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसको लेकर नाराजगी है, इसलिए मैंने लक्ष्मीकांत जी से पूछा। जितेंद्र भाई देखिए, उसको लेकर नाराजगी है, इसीलिए वो सवाल मैंने लक्ष्मीकांत जी से पूछा। नहीं जितेंद्र भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि उस पर नाराजगी है, इसीलिए वो सवाल मैंने जितेंद्र भाई से सॉरी लक्ष्मीकांत जी से पूछा, क्योंकि वो इस वक्त उस इलाके में बहुत हॉट मुद्दा बना हुआ है और मेजॉरिटी में बना हुआ है। लेकिन अब मैं आपसे आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कल को आदिवासी पूछेंगे ना आपसे कि भाई आप एक बार सत्ता के साथ बैठकर देख चुके हो और विकास नहीं ला पाए, तो इंडिपेंडेंट रहकर विकास कैसे लाओगे? अमूमन उपचुनावों में होता यह है कि या तो मुख्य विपक्ष के साथ या सत्ताधारी दल के साथ जाना लोगों की टेंडेंसी होती है, क्योंकि वो अपने आगे के भी 4 साल देख रहे हैं। देखिए स्वप्निल भाई, जहां की बात है तो हमारी पार्टी अभी लगभग 1 साल पुरानी पार्टी है, और अभी उनमें से भी आप देखेंगे तो हमारे जो सांसद साहब है वो उनको तो एक ही टर्म मौका मिला है। लेकिन जहां तक जो विकास कार्यों की बात है, हमारे जो विधायक निधि का पैसा है, जो सांसद निधि का पैसा है, उसको लगातार हम यूटिलाइज करें। उसके साथ साथ जो भी डिमांड लोगों की है, चाहे वो सरकार में बैठे भले हम लोग विपक्ष में हो, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, हम तमाम काम जो लोगों के काम है उनको विपक्ष में रहते हुए भी लोगों के सवाल ही नहीं समझे। जितेंद्र भाई मेरी बात समझिए, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, या आपकी पानी बीएपी के तौर पे नहीं, जी बीएपी के तौर पे नहीं, बीटीपी के तौर पे यही चेहरा जो आज एमपी है, एमएलए बनकर गहलोत राज में गहलोत को बचाते हुए सत्ता के साथ बैठा, क्या ला पाया? सारे इमोशनल मुद्दों पर तो कुछ नहीं ला पाया ना, वो एक प्रस्ताव भी नहीं ला पाया। एक सेकंड मैं आपको स्वच्छ कर देता हूं आपको कि सत्ता के साथ कोई हम लोग नहीं बैठे। पहली चीज, उस समय भी हम लोग विपक्ष में थे, और उस समय भी अगर सबसे बड़ी चीज देखिए तो 84 में जो पहली बार जो सबसे बड़ी चीज निकल कर गए वो थी लगभग 1100 करोड़ की पानी की नहर, जो वहां से निकल कर गए। पूरा 84 में आप देख लीजिए, उसके साथ स्कूल कॉलेज और लाइब्रेरीज का जो काम हुआ विपक्ष में रहकर के हुआ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के दौर में, अभी भी खेल रहे होते हैं और इमोशनल कनेक्शंस बना रहे होते हैं, दौर में भी लगातार हम लोग अपने इलाके में लोगों के लिए काम लेकर के आ रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब हम इमोशनल कार्ड खेल रहे होते हैं या जब हम इमोशनल कनेक्शंस बना रहे होते हैं, वो इमोशंस को ठेस भी उतनी ही जल्दी पहुंचती हैं। जी, तो बीएपी का कोई भी कदम किसी ना किसी दिन उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है, मैं ये कह रहा हूं। आज आप एकला चालो की रणनीति अपनाना चाहते हैं, अपनाइए, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी दिन वो चीज आपको ठेस पहुंचाएगी। देखिए ऐसा नहीं है कि एकला चलो की रणनीति से ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं है। आप कभी भी देख लीजिए विकास का कार्य, अगर आप विपक्ष में भी हैं और अगर मजबूत आप लोगों के साथ अगर कमिटेड है, तो आप विपक्ष में रहकर के भी लोगों के काम कराते रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी तो आपको नजर आएगा वो चीजें और बड़े पैमाने पर नजर अनुश्री को मैं एक बार फिर डिबेट में शामिल कर रहा हूं। अनुश्री जी, ठीक है अनुश्री जी, आपके पास मुद्दा क्या रहेगा? इमोशनल लेवल पर मुद्दा बीएपी लेकर चली गई, सत्ताधारी होने का फायदा जो वोटों में कई बार बदलता है वो फायदा बीजेपी के साथ जा रहा है। आपके पास तो कुछ रहेगा नहीं, आपके पास जो भी है वहां पर खोने के लिए है, पाने के लिए क्या है? पाने के लिए क्या करेंगे आप? स्वप्निल जी, आपने जैसी बात करी तो सत्ताधारी जो पार्टी है उसके 10 महीने का कार्यकाल जनता बखूबी देख रही है। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि ये सब चुनावी मुद्दे नहीं हो सकते, फिर क्या हो सकते हैं चुनावी मुद्दे? ये बात कर रहे थे शिक्षा चुनावी मुद्दा हो सकता है। 2 दिन पहले आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुना है नीम का थाना में, कि शिक्षा मंत्री ने लेडी शिक्षकों के लिए क्या बोला है कि कुछ महिलाएं छोटे कपड़े पहनती है तो बच्चे क्या सीखेंगे, इस तरीके की मानसिकता रखने वाले। दूसरी बात, कोटा में जिस तरीके की हादसा हुआ कोचिंग सेंटर में, उससे भी आप वाकिफ है। तो जिस तरीके से जो प्रदेश की प्रगति हो रही है, इनका सुशासन हो रहा है, वो दिख रहा है जनता को।
नहीं, लेकिन जो कोटा वाली घटना है, आपको लगता है ऐसी घटनाएं सरकारें करवाती हैं? सरकार को मैंने ये नहीं कहा सरकार करवाती है, लेकिन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। सरकार तो आज दिन तो तक सरकार तो संज्ञान ले रही है ना उस पर, सरकार तो संज्ञान ले रही है उस पर। आप स्वप्निल जी अगर उस एफआईआर को पढ़ेंगे तो एफआईआर में पूरे धाराएं भी नहीं जुड़ी हुई है। उस एफआईआर को मैंने पढ़ा है पूरा। आज उस कोचिंग संस्थान के लाइसेंस को क्यों इमीडिएट सस्पेंड नहीं किया? क्यों मुख्यमंत्री जी का तुरंत रिएक्शन नहीं आया? मुख्यमंत्री जी को तो पर्यटन करने से फुर्सत नहीं है। अच्छा, आज अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो अपन मनोबल बढ़ा रहे हैं। आपको उसी वक्त तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। पेपर तो इस पर तो मैं रिएक्शन जरूर लूंगा। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा मसला, और उसमें अगर समुचित धाराएं नहीं लगी हैं फिर तो आप भी कटघरे में हैं साहब। देखिए माननीय मोहतरमा ने कौन सी धारा नहीं लिखी, मुझे ध्यान आकर्षित कर दी तो बता पाता बेहतरीन तरीके से कौन सी धारा का उपयोग आपने किया गया। भारतीय दंड धारा 238 नहीं लगी है, बता रही है वो। धारा 238 नहीं लगी। मैं अपनी बात पूरा कर लूं। उस एफआईआर में ये लिखा है कि जब मैं ये मोहतरमा चुप हो जाए, जवाब दूं मैं इसका। टीचर को बताने गई तो टीचर ने डिलीट कर दी। ठीक है, सबूत मिटाने की धारा। आज आप क्या ठीक है अनुश्री, उसको तो रिकवर किया जा सकता है। क्या उसको रिकवर किया जा सकता है? ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट होगा, लेकिन लक्ष्मीकांत जी, धारा उन्होंने बता दी, अगर वो जुड़ी हुई नहीं है। सम्मानीय, मेरा अब आपसे व्यक्तिगत रूप से आप सबसे अनुरोध है कि अपने मोहतरमा चुप रखना, और थोड़ी देर के लिए माननीय आपसे अनुरोध करूंगा चुप रहना एक बार। देखिए अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान के दौरान जो वहां पर चीजें पाई जाती है, जो भी दस्तावेजात पाए जाते हैं, जो भी विटनेस वहां पर सामने आती है, घटना का घटनाक्रम होता है, तथ्यात्मक रूप से वहां पर जब मौके पर जो कार्रवाई होती है, मौके का नक्शा बनता है, उसके बाद के बयान और बयानों के बाद में दर्ज एफआईआर, इन सब के आधार पर धाराएं दर्ज करना और धाराओं में नई धाराएं जोड़ना। मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि बीएपी ने प्रत्याशी चयन में बाजी मार ली है, लेकिन क्या यही बाजी मारना रेस में उन्हें सबसे आगे ले जाएगा? इसके जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा मतगणना के दिन का। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऑल द बेस्ट तो आप सभी को है। जितना रोचक मुकाबला होगा एक पत्रकार के तौर पर, मुझे उतना ही मजा आएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट उपचुनावों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।